हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 26 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 26 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और सबसे पहले हम कल के पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ दीज लोकेशंस आर नॉट इन लद्दाख रीजन, जहाँ पर इंडिया और चाइना के ट्रूप्स का रिसेंट में फेस ऑफ देखने को मिला है। तो कौन से इनमें से रीजन लद्दाख में नहीं है? ऑप्शन थे नाकुला पास, सोंगपो लेक, गालवान रिवर वैली और धेंचोक। तो इनमें से तीन ऑप्शंस, सोंगपो लेक, गालवान वैली और धेंचोक, ये लद्दाख में स्थित है और नाकुला पास सिक्किम में स्थित है जहाँ पर फेस ऑफ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, नाकुला पास। सेकंड क्वेश्चन था कल का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से होकर पास करती है? ऑप्शंस थे A7, B8, C9 और D10। तो इसका करेक्ट आंसर है B8। 8 स्टेट से होकर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में। इसका मैप देख लेते हैं हम। ये आप मैप में देख सकते हैं, इंडिया के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? पहला स्टेट है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में दो स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करती है, दो स्टेट्स को, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स हो गए जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। इसमें राजस्थान के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, राजस्थान के बिल्कुल साउथ रीजन को कट करती है। जो 2 नंबर स्टेट्स यहाँ पर दिखा रहे हैं वो राजस्थान को भी कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 8 स्टेट्स हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है, डेलिब्रेशंस ऑन टू एंड LAC टेंशन। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर की टेंशन बढ़ गई है उसको टैकल करने के लिए, एंड करने के लिए जो डेलिब्रेशंस हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच वो स्टार्ट हो गए हैं। ऐसा बोला गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। जो डेली बेसिस पे मिलिट्री कमांडर्स के बीच डेलिब्रेशंस और जो निगोसिएशंस होते हैं, जो बातचीत होती है, वो लगातार चलाए जा रहे हैं इन एडिशन टू अदर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन टू रिजॉल्व सिचुएशन अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर एक नए लोकेशन के बारे में बात की गई है। ये लोकेशन क्या है? ये लोकेशन है फिंगर एरियाज ऑफ पैंगोंग सो लेक। फिंगर एरियाज इन पैंगोंग सो लेक सीम्स टू बी लेटेस्ट फ्रिक्शन पॉइंट। तो ये एक नया फ्रिक्शन पॉइंट है जो इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच देखने को मिल रहा है। ये फिंगर एरियाज़ क्या होते हैं? फिंगर एरियाज़ के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। फिंगर एरियाज़ पैंगोंग सो लेक के नॉर्थ एरिया में स्थित हैं। ये जो 134 किलोमीटर का जो नदर्न बाउंड्री है पैंगोंग सो लेक की, उसके उसी बाउंड्री पे जो माउंटेन एरिया है, उनकी जो आकृति है, उनका जो लैंडस्केप है, वो फिंगर एरिया की तरह, वो फिंगर की तरह है और पाम लीफ जो होती हैं उनकी तरह उनका लैंडस्केप है। तो इसीलिए इनको फिंगर एरियाज़ बोलते हैं। और ये इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री आइडेंटिफाई करने का भी काम करते हैं। अब ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इनकी बाउंड्री को? जो फिंगर एरियाज़ हैं ये बेसिकली जो माउंटेन्स हैं, ये बैरन माउंटेन्स हैं जो पैगोंग सो लेक के नॉर्थ में स्थित हैं। और इन माउंटेन का नाम है चैंग चेंगमो। चैंग चेंगमो इन माउंटेन को बोलते हैं। ये इसके जो स्पर हैं, यानी कि जो फिंगर्स हैं, ये 8 स्पर हैं। और इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग जो इंडिया का एरिया है, इंडिया की बाउंड्री है, वो 8th फिंगर तक है। लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर इंडियन आर्मी केवल फिंगर 4 तक ही कंट्रोल कर पाती है। फिंगर 8 तक जो एक्चुअल में इंडिया का एरिया, वहाँ तक आर्मी कंट्रोल नहीं करती। चाइना का मानना है, ऑन द अदर हैंड, चाइनीज़ कंसीडर फिंगर 2 एज देयर टेरिटरी। यानी कि चाइना मानता है कि फिंगर 2 तक का उनका एरिया है। अगर हम इसको इस तरह से समझे, अगर ये लेक है, लेक के नॉर्थ में यहाँ पर माउंटेन एरिया है, बैरन माउंटेन है, इनमें अलग अलग तरीके से फिंगर बनी हुई है, 8 फिंगर हैं। और इनमें जो 8वीं फिंगर है वहाँ तक इंडिया का एरिया माना जा रहा है इंडिया के द्वारा। लेकिन चाइना मानता है कि ये जो सेकेंड फिंगर है वहाँ तक चाइना का एरिया है। तो इसी कारण से ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो कुछ साल पहले चाइना 4th फिंगर तक अपना परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने वाला था, लेकिन इंडियन आर्मी के ऑपोजिशन के बाद वो जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये जो फिंगर्स हैं, इनको इंडिया और चाइना की बाउंड्री के बीच का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क माना जाता है। तो इन एरियाज़ को, इसलिए ये पर्टिकुलर एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिंगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फिंगर 8 तक का एरिया इंडिया का है, लेकिन फिंगर 4 तक का एरिया ही कंट्रोल किया जाता है इंडिया के द्वारा। तो ये बात हो गई फिंगर्स के बारे में। ये एक नया एरिया दिख रहा है जो इंडिया और चाइना के बीच फ्रिक्शन पॉइंट बन रहा है। इसके अलावा एक इसके न्यूज़ पेज नंबर 8 पे है। हम इसी के साथ दूसरे न्यूज़ भी देख लेते हैं।
कुछ महीने पहले अगर हम अक्टूबर 2019 की बात करें तो अक्टूबर 2019 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज इनॉग्रेट किया गया था लद्दाख में सियोक रिवर के ऊपर। ये जो ब्रिज है इसका नाम था कर्नल चेंगवोंग रेंगचुक सेतु, कर्नल चेंगवेंग रेंचेन सेतु। ये जो सेतु है ये करीब 430 मीटर का ब्रिज है और ये सियोक रिवर के ऊपर इनॉग्रेट किया गया है। तो ये इसके कारण ये जो कनेक्टिविटी है इंडिया की लद्दाख एरिया में वो बेटर हुई है। और इसका जो ऑल्टीट्यूड है, कितने ऑल्टीट्यूड पे ये बनाया गया है, 14,600 फीट के ऑल्टीट्यूड पे बीआरओ ने ये जो ब्रिज बनाया है, इससे कनेक्टिविटी बढ़ी है। जब भी हम इंडिया और चाइना के जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उनकी बात करते हैं तो ये जो डिस्प्यूट है ये 3 पर्टिकुलर सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं। अगर हम इंडिया और चाइना का डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से बाउंड्री बनती है इंडिया और चाइना की। यहाँ पर अक्साई चीन का एरिया है जो वेस्टर्न सेक्टर में आता है, ये हो गया वेस्टर्न सेक्टर। यहाँ पर है सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न साइड में है ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में काफ़ी बड़ा मेजर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना की बाउंड्री का। वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन का एरिया 1962 में चाइना ने हड़प लिया था जो इंडिया का एरिया है। उसके बाद अगर हम सेंट्रल सेक्टर में आए तो उत्तराखंड और चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं जो डिस्प्यूटेड हैं। और अगर ईस्टर्न सेक्टर में हम जाएँ तो यहाँ पर है मैकमोहन लाइन। तो ये मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना की बाउंड्री बनाती है। ईस्टर्न सेक्टर में इंडिया के स्टेट अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपनी बाउंड्री मानता है। तो इंडिया और चाइना के बीच जो बाउंड्री है मैकमोहन लाइन, उसके अकॉर्डिंग जो अरुणाचल प्रदेश है वो कम्प्लीटली इंडिया का पार्ट है। अब पेज नंबर 1 पर चलते हैं वापस। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है, टेस्टिंग अप इन स्टेट्स सीमिंग मैसिव रिटर्न ऑफ माइग्रेंट। इंडिया में जो माइग्रेंट का अभी रिटर्न अपने एरियाज़ के लिए देखा जा रहा है वो मेनली कुछ स्टेट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, जैसे कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, जो ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट्स में जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, सो दैट अगर माइग्रेंट्स पॉपुलेशन में जो कोविड-19 के केसेस है उनको टाइमली ट्रैक किया जा सके। तो यहाँ पर इंडिया की कल की डेट में जो इंक्रीज़ है वो करीब 6,125 नए केसेस देखने को मिले हैं। और इसके साथ ही इंडिया की जो टैली है, करंट टैली 1,44,659 तक पहुँच गई है। तो इंडिया में जो टोटल कोविड-19 के इन्फेक्शन की संख्या है वो 1,44,600 तक पहुँच गई है, जिसमें से 4,170 लोग अभी तक मरे हैं इस डिज़ीज़ से। तो ये जो टैली है ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब यहाँ पर जो मैप दिया गया है उसमें हम देख सकते हैं कि किन स्टेट्स में टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा अच्छा है, और किन स्टेट्स में टेस्टिंग काफ़ी अच्छे लेवल पे करवाई जा रही है। मेनली साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जिनमें टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ की जा रही है। ये स्टेट्स है तमिलनाडु, महाराष्ट्र और इसके बाद कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में टेस्टिंग काफ़ी बड़े लेवल पे की जा रही है। और ये भी एक कारण हो सकता है कि इन एरियाज़ में जो केसेस की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है क्योंकि टेस्टिंग की जा रही है। अगर हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करें, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, तो यहाँ पर जो टेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं देखने को मिली है। तो जैसे जैसे टेस्टिंग की जाएगी तो कोविड-19 के केसेस के बारे में जो क्लैरिटी है वो सामने लाई जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 की नेक्स्ट न्यूज़ है स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग। विथ वाइट हार्वेस्ट ओवर पंजाब रजिस्टर्स स्पाइक इन स्टबल बर्निंग। पंजाब में स्टबल बर्निंग का पंजाब और हरियाणा के एरिया में काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है और ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है ये विंटर के टाइम में देखी गई है। अभी जो पैडी का प्लांटेशन है वो करने से पहले जो वीट की फसल लास्ट राबी सीज़न की थी उसकी हार्वेस्टिंग की गई और उसके बाद जो स्टबल खेत में बचा है उसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादातर किसानों के द्वारा पंजाब में स्टबल बर्निंग की गई। तो स्टबल बर्निंग पंजाब और हरियाणा के एरिया में, इस पूरे एरिया में बैन की गई है और स्टबल को बर्न करना खेतों में एक इलीगल प्रैक्टिस मानी जा सकती है। लेकिन बावजूद इसके काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स के द्वारा स्टबल की गई कंपेयर टू लास्ट 2 ईयर्स। अगर लास्ट 2 सालों के साथ कंपेयर करें तो ये जो स्टबल बर्निंग है ये लगातार बढ़ती जा रही है और बैन होने के बावजूद किसान स्टबल को बर्न करते हैं।
तो ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है इसको बैन किया गया है एक एक्ट के अनुसार। ये जो एक्ट है ये एयर एक्ट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा स्टबल बर्निंग को बैन किया गया है। बैन एंड एक्शन अगेंस्ट पीपल बर्निंग द क्रॉप रेसिड्यू इज रेगुलेटेड अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत स्टबल बर्निंग बैन है और किसी भी तरह का जो क्रॉप रेसिड्यू है वो खेतों में जलाना बैन किया गया है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये एक एक्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ व्हीट स्ट्रॉ से कुछ डिजीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ ब्रीथिंग, लंग्स में प्रॉब्लम ये देखी जा सकती है, क्योंकि स्टबल बर्निंग के कारण जो पॉल्यूशन लेवल है वो नियर बाई एरिया का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोगों में ब्रीथिंग का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम देखी जा सकती है। और अभी कोविड-19 के टाइम में ये अगर प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई तो एक बहुत बड़े लेवल पर लोगों के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो पर्सन कोविड-19 से रिकवर कर रहे हैं या कोविड-19 जिन्हें है, तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में दोबारा से प्रॉब्लम हो जाए तो कोविड-19 और इन पॉल्यूशन दोनों का कंबाइन इफेक्ट होने के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो स्टबल बर्निंग वो प्रोसेस है जिससे खेतों के जो रेसिड्यू हैं, जो क्रॉप रेसिड्यू हैं, वो जला दिया जाता है फार्मर्स के द्वारा खेतों में। और ये जो प्रैक्टिस है ये काफ़ी टाइम से रेगुलेट की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा लेवल पे पॉल्यूशन इसके कारण बढ़ा है, जिसके कारण इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को बैन किया गया है अंडर एयर एक्ट 1981। दूसरा यहाँ पर आर्टिकल है हीट वेव्स के बारे में। हीट वेव स्वीप्स नॉर्थ इंडिया। तो हीट वेव्स एक काफ़ी बड़े लेवल पर नॉर्थ इंडिया में देखी जा रही है। जो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है कि हीट वेव से सीवियर हीट वेव की कंडीशन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और उससे नियर बाई जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें देखने को मिल सकती है आगे आने वाले हफ्ते में। तो हीट वेव की कंडीशन काफ़ी बड़े लेवल पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया का नॉर्थ पार्ट में देखने को मिल सकती है। तो अभी हम पहले देखते हैं हीट वेव क्या होती है। हीट वेव की जो कंडीशन है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर को बोला जाता है। नॉर्मली उस पीरियड को हीट वेव बोला जाता है जिसमें जो वेदर है वो एक्सेसिवली हॉट हो, उसके साथ साथ थोड़ी हाई ह्यूमिडिटी भी होती है, तो ऐसे टाइम पीरियड को हीट वेव कहा जाता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर, अगर मोर देन नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से ज़्यादा समर सीजन में टेम्परेचर देखा जाता है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में समर टाइम में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। और ये जो टाइम रहता है ये मार्च, अप्रैल, मई, जून का टाइम रहता है, और जुलाई तक भी ये जो हाई टेम्परेचर है उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। हीट वेव को डिफाइन किया गया है। हीट वेव इज़ डिक्लेयर्ड व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ एट लीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस। जो मैक्सिमम टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर रीजन का अगर मिनिमम कम से कम 40 डिग्री हो, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस अप हो, तो ऐसे टाइम को हीट वेव कहते हैं। यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 4.5 से 6.4% ऊपर का टेम्परेचर अगर होता है तो ऐसे टाइम में हीट वेव की कंडीशन बनती है। या फिर कम से कम 40 डिग्री टेम्परेचर तो किसी भी एरिया का इंडिया में होना चाहिए हीट वेव के लिए। अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पर हीट वेव की कंडीशन बनती है। और अगर ये 45 से बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो सीवियर हीट वेव की कंडीशन भी बन सकती है। तो हीट वेव का जो लेवल ऑफ सीवियरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग आईएमडी अपने फोरकास्ट देता है, वार्निंग देता है, और अलग अलग कलर कोडिंग के साथ वार्निंग दी जाती है आईएमडी के द्वारा बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ एनी वेदर सिस्टम। और अगर हम हीट वेव पर्टिकुलरली बात करें हीट वेव की, तो यहाँ पर आईएमडी 4 तरह के मेनली वार्निंग्स देता है। पहली वार्निंग ग्रीन वार्निंग होती है, दूसरी वार्निंग येलो वार्निंग होती है, अगर और ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो उसको ऑरेंज वार्निंग और रेड वार्निंग भी कहा जाता है। तो 4 तरह की जो वार्निंग है आईएमडी के द्वारा दी जाती है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड रिगार्डिंग हीट वेव। हीट वेव यूजुअली रिलेटिव होती है। किसी एरिया में अगर हीट वेव है तो हो सकता है कि दूसरे एरिया के लिए वो नॉर्मल टेम्परेचर हो, तो ये रिलेटिव भी देखी जाती है। तो हीट वेव समर टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देखी गई है हीट वेव। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में समर सीजन में जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, और इसके कारण जो प्रेशर की कंडीशन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो काफ़ी लो प्रेशर की कंडीशन बन जाती है। और ये एक बड़ा कारण है
जो मानसून है उसके अट्रैक्ट होने का। तो अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया का हम टेम्परेचर देखें काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण लो प्रेशर की कंडीशन बनती है, और जो इंडियन ओशन से मानसून होता है वो इसी कारण से हाई प्रेशर से लो प्रेशर कंडीशन होने के कारण अट्रैक्ट होता है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन की साइड। तो आईएमडी ने इस सीज़न का जो मानसून है वो माना है कि डिले होगा, और आईएमडी के अनुसार 5 जून को ये मानसून इंडिया पहुंचने वाला है, यानी कि केरला कोस्ट को स्ट्राइक करेगा। इसके अलावा जो प्राइवेट फोरकास्टर हैं स्काईमेट, उसके द्वारा फोरकास्ट किया गया है कि मानसून इंडिया का मई महीने में ही आ सकता है। आईएमडी का मानना है कि एम्फन साइक्लोन के कारण जो मानसून की कंडीशन है वो बनने में डिले हुआ, और मानसून का इसलिए अराइवल डिले हो सकता है। तो आईएमडी इंडिया के जो भी मेजर वेदर फोरकास्टिंग है वो करता है। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। ये एक प्रिंसिपल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और सिस्मोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके अलावा इंडिया में और अंटार्कटिका में भी इसके द्वारा स्टेशन इस्टेब्लिश किए गए। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं मृत्युंजय मोहपात्रा। और इंडिया और इंडियन ओशियन रीजन में जितने भी साइक्लोन आते हैं उनके नॉमनकुलेचर का काम, उनके रिगार्डिंग जो वार्निंग होती है वो आईएमडी के द्वारा ही की जाती है। इसलिए जो वर्ल्ड लेवल पर एजेंसी है वेदर फोरकास्टिंग का, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने आईएमडी को इंडियन ओशियन रीजन के लिए एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर माना है, जिसके कारण ये जो भी फोरकास्टिंग, नेमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार्निंग करनी होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण जो इंडियन ओशियन में आते हैं, वो आईएमडी के द्वारा ही की जाती है। ये जो पूरा एरिया है ये पर्शियन गल्फ से लेकर गल्फ ऑफ मलक्का स्ट्रेट तक का पूरा एरिया आईएमडी के द्वारा कवर किया जाता है। और इस एरिया में जो भी साइक्लोन आता है उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी वार्निंग होती है, वो आईएमडी के द्वारा ही दी जाती हैं। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ दी है पुरंदर दास के बारे में। कर्नाटका गवर्नमेंट टेक्स एफर्ट टू सॉल्व मिस्ट्री ओवर बर्थ प्लेस ऑफ पुरंदर दास। पुरंदर दास कौन है? ये कर्नाटका के एक मेडिवल टाइम के पोएट हैं जिनको फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक माना जाता है। पुरंदर दास फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक, ये कर्नाटका से बिलोंग करते थे। इनके जो बर्थ प्लेस है उनके बारे में काफ़ी मिस्ट्री बनी हुई है। तो इसके रिगार्डिंग जो महाराष्ट्र कर्नाटका गवर्नमेंट है उसके द्वारा अभी कमेटी बनाई गई, और जो कमेटी इनकी जो बर्थ प्लेस की मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि ये विजयनगर रूल के टाइम एक पोइट थे, और ये वैष्णव ट्रेडिशन को बिलोंग करते थे। विजयनगर टाइम में ये एक बड़े लेवल के पोइट थे, और वैष्णव ट्रेडिशन से रिलेटेड जो इनकी पोइट्रीज हैं वो देखी गई हैं। और ऐसा माना जाता है कुछ एविडेंस के अकॉर्डिंग कि ये विजयनगर एम्पायर में पोइट बनने से पहले, हरिदास ट्रेडिशन से पहले, ये श्रीनिवास नायक नाम से एक इन्फ्लुएंशियल और रिच मर्चेंट थे। तो इनका नाम था श्रीनिवास नायक, और मर्चेंट माना जाता था इन्हें। तो नायक टाइटल वॉज एट्रीब्यूटेड टू लोकली इन्फ्लुएंशियल पीपल इंक्लूडिंग वेल्दिंग मर्चेंट इन मलनाड एरिया ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। तो इनके बारे में जो फैक्ट हैं, पहला है ये विजयनगर एम्पायर के टाइम पोइट थे। कर्नाटिक म्यूज़िक में फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक इनको माना जाता है, और ये वैष्णव ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। इसके अलावा अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल क्लास ऑफ पीपल थी जिनको बोला जाता था अमरा नायक। अमरा नायक विजयनगर एम्पायर में मिलिट्री कमांडर्स थे, मिलिट्री चीफ्स थे, जो लॉ एंड ऑर्डर किसी रीजन का कंट्रोल करने का काम करते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमरा नायक विजयनगर एम्पायर के टाइम में हुआ करते थे, और ये मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। तो जब भी विजयनगर एम्पायर आता है तो अमरा नायक का नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है ILO urges PM not to dilute labor law।
इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि जो लेबर लॉज रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डाइल्यूट किए जा रहे हैं उनको डाइल्यूट ना किया जाए। अब ये एक तरह से रिस्पांस दिया गया आईएलओ के द्वारा, और ये रिस्पांस है जो पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के द्वारा आईएलओ को रिक्वेस्ट की गई कि जो इंडिया में कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन के बाद लेबर लॉज को बहुत ज़्यादा इजी कर लिया है, बहुत ज़्यादा फ्री बना दिया है इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसके अगेंस्ट एक तरह से सेंट्रल यूनियंस ने आईएलओ को लिखा था। तो उसके रिस्पांस में आईएलओ के डायरेक्टर जनरल की तरह एक कंसर्न एक्सप्रेस किया गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखा गया कि उनकी तरफ से एक क्लियर सिग्नल जाना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को to uphold international labor law after recent dilution of labor laws by some state governments। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने 2 से 3 साल तक के लिए जो लेबर लॉज हैं बहुत ज़्यादा फ्री कर दिए हैं। अब इंडस्ट्रीज़ लेबर्स से रिलेटेड जो लॉ हैं उनको फॉलो ना करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है। तो ये जो पर्टिकुलर लॉज को रिलैक्स किया गया, ये लेबर्स के लिए बहुत ज़्यादा एंटी ह्यूमन माना जा रहा है, लेबर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और चैलेंज माना जा रहा है इसको। इसी कारण से आईएलओ के द्वारा ये बात बोली गई। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका मैंडेट है टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। तो आईएलओ ने कुछ इंटरनेशनल लेवल पर जो लेबर स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं और उन लेबर स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाना चाहिए कंट्रीज़ के द्वारा। अपने अपने कानूनों में उन लेबर स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया जाना चाहिए कंट्रीज़ के द्वारा। इस बात को देखती है, इसको इंश्योर करती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1919 में अंडर लीग ऑफ नेशन, और ये पहली और ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी है आईएलओ। इसमें करीब 187 मेंबर स्टेट्स हैं। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो आईएलओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो आईएलओ की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे चाइना वांट्स यूएस ऑफ रिटेलिएशन इफ पनिश्ड फॉर हांगकांग लॉ। चाइना की पार्लियामेंट हांगकांग को कंट्रोल करने के लिए एक नया लॉ लाई है पार्लियामेंट में। अगर ये लॉ पास हो जाता है तो हांगकांग पे जो चाइना का ग्रिप है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और एक तरह से चाइना हांगकांग के लेजिस्लेचर को बाईपास करके चाइना के लेजिस्लेचर में हांगकांग के रिगार्डिंग सारे फैसले ले सकता है। अभी अगर हांगकांग का स्टेटस देखें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1997 में ब्रिटेन ने चाइना को हैंड ओवर किया हांगकांग, और बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया ये था कि जो हांगकांग की इंडिपेंडेंस नेचर है वो कायम रहेगा। हांगकांग का जो एग्जीक्यूटिव काम है, जो जुडिशियल काम है, और जो डेमोक्रेटिक तरीके से हांगकांग में गवर्नेंस किया जाता है वो इंडिपेंडेंट ही काम करता रहेगा। इसके अलावा जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स हैं वो चाइना के द्वारा केवल देखे जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ज़्यादा स्ट्रांग हुई है हांगकांग में, चाइना के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट बढ़ा है, तो उसको देखते हुए चाइना इस सिस्टम को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है, हांगकांग पे और ज़्यादा स्ट्रांग अपना होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो हांगकांग पे जो चाइना के द्वारा रूल किया जाता है वो 1 कंट्री 2 सिस्टम के अंडर में किया जाता है। और अगर ये पर्टिकुलर जो प्रपोज लॉ है ये पास हो गया तो ये हांगकांग के लेजिस्लेचर को बाईपास करके पूरी तरीके से चाइना के हाथ में हांगकांग के जो मेजर सारे काम हैं वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर यूएसए ने चाइना से बोला था कि अगर हांगकांग में इस तरह का लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है तो यूएस अपने इकोनॉमिक सैंक्शन और ज़्यादा टाइट कर लेगा हांगकांग और चाइना दोनों के लिए। तो उसके अगेंस्ट में चाइना ने अपना जो प्रोटेस्ट है वो दिया है। तो यहाँ पर यूएसए और चाइना के बीच की जो कंडीशन है, जो डिस्प्यूट है, वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और कंडीशन ऐसी भी बन सकती है कि जो कोल्ड वॉर की कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है, जो हमने कल भी पढ़ा था कि यूएसए और चाइना के बीच कोल्ड वॉर की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। बिजनेस पेज पे न्यूज़ है क्रूड प्रोसेसिंग सीज बिगेस्ट ड्रॉप सिंस 2003। 2003 के बाद जो क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग का काम है वो सबसे ज़्यादा ड्रॉप उसका हुआ है, सबसे ज़्यादा गिरा है लॉकडाउन के पीरियड के कारण। यानी कि कोरोना का इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा देखा गया है। अगर हम सबसे बड़े रिफाइनर की बात करें तो इंडिया में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL सबसे बड़ा रिफाइनर है, और इसका जो रिफाइनिंग एक्टिविटीज़ है वो करीब 50% के करीब गिरी हैं। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो लॉकडाउन के टाइम में इंडिया में 45% तक फ्यूल की जो डिमांड है वो कम हुई थी, 45% तक डिमांड कम हुई थी
और जब डिमांड ही कम हो जाएगी तो जो फ्यूल इंपोर्ट का काम है वो ऑलरेडी ज़बरदस्ती उसको कम करना पड़ा, जिसके कारण जो फ्यूल के रेट भी हैं, डिमांड कम होगी तो रेट भी बहुत ज़्यादा गिरे डोमेस्टिक मार्केट में। हालांकि उसके रेट कम नहीं हुए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट लो होने के कारण, डिमांड कम होने के कारण रेट काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। तो जितने भी रिफाइनर्स हैं, रिफाइनिंग यूनिट्स हैं, दे आर स्ट्रगलिंग टू स्टोर ऑयल एंड प्रोडक्ट्स, और इस कारण से उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑयल बेचना पड़ा। तो इस इंपोर्ट करने वालों के पास तो कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टाइप्स होते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी उन्हें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी इंपोर्ट की जा रही है लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे डिमांड कम है, तो उनको ये जो क्वांटिटी है वो फोर्सफुल्ली गवर्नमेंट को सेल करनी पड़ी। और ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है कि गवर्नमेंट ऐसे टाइम में कम रेट पे परचेज करके अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हैं उनको पूरी तरीके से भर ले, जिससे कि अगर इन केस इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कमी हो जाती है या प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इतना होना चाहिए इंडिया के पास कि वो थोड़े टाइम के लिए इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड को मीट आउट कर सके। तो क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग और डिमांड की कमी के कारण इंडिया के जो ऑयल रिजर्व हैं वो अच्छे लेवल पे बढ़ा लिए गए हैं। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। अब लास्ट में हम आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली गिवन इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। तो किस इंडियन स्टेट्स ने स्पोर्ट को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है अभी रिसेंटली। ऑप्शंस हैं ए असम, बी मणिपुर, सी हरियाणा और डी मिजोरम। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया मेक्स इट्स लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर विथ कंट्री। इंडिया अपना सबसे बड़ा इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर किस कंट्री के साथ बनाता है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।